ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर कि जब वोटिंग हो गई है तो मतदाता के दिल पर किसका जादू चला है और मतदाता किन मुद्दों को लेकर अपने घरों से बाहर निकले हैं। आइए हम मध्य प्रदेश में बात कर लेते हैं संभागवार और आपको बताते हैं कि 76.22% अगर ओवरऑल वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में तो संभाग वाइज कितनी कितनी वोटिंग हुई है और किस संभाग में कौन किस पर भारी पड़ सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे ग्वालियर चंबल संभाग की। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो सीट 34 है। वोटिंग प्रतिशत यहां का है 67.53%। यहां से तीन बड़े चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, इनकी साख दाव पर लगी हुई है। ग्वालियर चंबल रीजन को सबसे मुश्किल रीजन भारतीय जनता पार्टी के लिए समझा जा रहा था, लेकिन अब जब वोटिंग हो चुकी है क्या ग्वालियर चंबल संभाग का मूड बदला है? क्या कोई परिवर्तन हुआ है या मुश्किलें और ज्यादा बीजेपी के लिए बढ़ चुकी हैं? ये वोटिंग प्रतिशत जो है वो फिलहाल क्या बता रहा है? अनुराग, ये आपका आंकलन क्या कहता है ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर? मतदाता का मन किस तरफ जा रहा है ग्वालियर संभाग में? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग महाकौशल की तरह ही कांग्रेस के लिए हमेशा मुफीद जगह रही है। यही वजह रही कि जब प्रियंका गांधी ने चुनावी कैंपेन अपना शुरू किया मध्य प्रदेश में तो सबसे पहले महाकौशल के जबलपुर से और उसके बाद ग्वालियर से ही उनकी पहली सभा हुई, अलग जगह उन्होंने वोट डालने की, जिसमें उन्होंने अपने वचन पत्र भी रहे। 34 सीटें तकरीबन आती हैं। 2018 के चुनाव में 26 सीटों पर बम्पर विक्ट्री जिसे कहा जाता है, यहाँ पर जीत मिली थी कांग्रेस को। तकरीबन 7 बीजेपी के पास थी, 1 निर्दलीय की। लेकिन तब एक बहुत बड़ा रीजन था इसी ग्वालियर चंबल से जो शिवराज सिंह चौहान का एक बयान था, कोई माई का लाल ओबीसी आरक्षण को वापस नहीं ले सकता, उसके कारण ये हार मिली थी। दूसरा एक जो बड़ा कारण था, एक्स फैक्टर जो था, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कांग्रेस में थे जिनकी वजह से इतनी बम्पर विक्ट्री मिली। अब जबकि ये दोनों फैक्टर्स नहीं है, चुनाव का मोमेंटम जो है पूरा कोई ऐसा लहर नहीं थी, बहुत स्लो चल रहा था, तो एज पे उतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है बीजेपी, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा बढ़त उसे लग रहा है कि कई सीटों पे करेगी। वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो पिछली बार से 2 या 3% कम है। सबसे बड़ी बात दिमनी में, जहां पे खुद नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं, वहां पर भी वोटिंग परसेंट कम है। ओवरऑल देखें तो तमाम सीटों पर कड़ी फाइट थी, क्योंकि वोटर्स जो हैं कहीं ना कहीं उनके मन में कांग्रेस ने यह प्रचारित किया था कि पिछली बार आपने वोट दिया था जिनको, वो गद्दारी करके बीजेपी में चले गए। क्योंकि जब उपचुनाव हुआ तो 26 सीटों में से कांग्रेस के पास महज 17 सीटें बची, वो 9 सीटें वापस कांग्रेस के बीजेपी के पास आ गई। तो ऐसे में यार गद्दार वाला जो कांग्रेस का फॉर्मूला था वो वहां पर अभी भी मौजूद है, जिसके चलते कांग्रेस को लग रहा है कि एज मिलेगी। लेकिन बीजेपी जानती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद, नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारने के बाद और एक तरीके से जो ओवरऑल एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की इन तिकड़ी ने एक के बाद एक जो रैलीज की, वहां पर खुद अमित शाह भी पहुंचे, तो उसके चलते परिदृश्य बदलने की उम्मीद की जा रहा है। पिछली बार से जो 26 सीटों की हार थी वो मान के चल रहे हैं कि अब ये कम से कम 6 से 8 सीटों में बीजेपी को बढ़त मिलेगी। यानी ग्वालियर चंबल में जो पिछला सेटबैक बीजेपी को मिला था, इस बार जो ये तो रहा बीजेपी के लिहाज से, लेकिन जैसे आपने सिंधिया फैक्टर की बात कही और जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस का चुनाव प्रचार रहा है, विजयलक्ष्मी, कांग्रेस का क्या आंकलन है ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर? क्योंकि सिंधिया अब उनके साथ नहीं है। तीन बड़े बड़े फेस है भारतीय जनता पार्टी के जो इस रीजन में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो अच्छा करेगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता इनफैक्ट कहते हैं कि हम उस पूरे इलाके को स्वीप करेंगे। और ऐसा इसलिए कांग्रेस पार्टी मानती है कि कांग्रेस को लगता है कि अपना वो नैरेटिव कि गद्दारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के साथ की और गद्दारी से कांग्रेस पार्टी की सरकार को वहां पर तोड़ा गया और बीजेपी की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी का कहना है नंबर 1 तो ये नैरेटिव है जो उनके लिए काम करेगा और जिसके बलबूते पर वो स्वीप करेंगे। जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वहां पर गए थे उनको ग्राउंड पे, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड कांग्रेस का था और अब अगर वो बीजेपी के टिकट से चुनाव पे थे तो जो संगठन जो कांग्रेस का उनके साथ था उस समय, वो अब उस तरह से उसका सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा। हालांकि नई पार्टी में गए हैं तो वहां का संगठन जरूर उनको सपोर्ट करेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मोटा मोटी इसका नुकसान कैंडिडेट लेवल पर भी भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर की जहां तक बात की जाए, कांग्रेस पार्टी मानती है कि किसान जो है पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज है।
कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ऐसा, क्योंकि केंद्र की नीतियां जो हैं वो भी कांग्रेस को लगता है कि बहुत किसान विरोधी नीतियां कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि है उसका, क्योंकि कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो उसका एक नेगेटिव असर जो है कांग्रेस पार्टी को लगता है वो यहां पर देखने को मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि किसानों ने कांग्रेस की सरकार अगर यहां पर बनती है तो उसकी एक बड़ी वजह होगी कि किसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। कर्ज माफी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जब 2018 में आई थी तो कर्ज माफी की बात उस समय की थी, और इस बार भी कर्ज माफी की बात कांग्रेस पार्टी जो है कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का मानना है नंबर 1 सिंधिया के खिलाफ जो एक नैरेटिव वहां पर है उसका हेल्प होगा, और दूसरा जो किसानों की नाराजगी है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी। मैं अगले संभाग की तरफ बढ़ूं समीर जी, उससे पहले किसानों का मुद्दा कितना बड़ा फैक्टर है इन चुनावों में? निश्चित रूप से किसानों का मुद्दा जो सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग नहीं, पूरे मध्य प्रदेश पे का मुद्दा रहेगा। और 2018 में जो कांग्रेस को जो बहुमत मिला था उसमें किसानों की कर्ज माफी का एक बड़ी भूमिका रही थी, और मुझे लग रहा है कि वो फिर से एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर भी बात कहना चाहता हूँ कि इस बार सिंधिया की गद्दारी का मामला बहुत वर्क करेगा नहीं। यह मामला 2020 में जब सिंधिया छोड़कर आए थे और सरकार बनवाई थी, उसी समय कांग्रेस मुद्दे को अगर बहुत अच्छे तरीके से जमीनी स्तर पर उठाती तो मुझे लग रहा है कि 2020 में ही ज़्यादातर विधायक वहाँ से चुनाव हार जाते। मुझे लग रहा है बहुत लंबा समय हो गया, उसके बाद से वो मंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ उनका तालमेल बढ़ गया, संघ के साथ उनका समन्वय अच्छे से बन गया है। अब वो बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ बनने नहीं आने वाला है। मुझे लग रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार एक बड़ा फैक्टर जो रहने वाला है, बसपा और आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी वहाँ भूमिका निभा सकती है, जो वहाँ हमेशा उसकी प्रेजेंस रही है। तो बगावत का जो कारण रहा है या गद्दारी का, वो बहुत जमीनी स्तर पर काम करेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं इस बार। अगले संभाग की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भोपाल मध्य की। वहां पर चुनाव में क्या परसेंटेज रहा है वोटिंग का, वो हम आपको बताते हैं। भोपाल रीजन की बात करेंगे तो 36 सीटें यहां पर आती हैं, और 36 सीटों में से 71.68% यहां पर वोटिंग परसेंटेज रहा है। यानी जो आप ओवरऑल परसेंटेज कह सकते हैं लगभग उसी के बराबर भोपाल में भी रहा है। मतदाता यहां पर अच्छी खासी संख्या में बाहर निकले हैं और यहां पर आकर वोटिंग मतदाताओं की तरफ से की गई है। भोपाल रीजन की जब हम बात कर रहे हैं देवेंद्र, तो भोपाल रीजन की बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर नाम सामने आएगा, दिग्विजय सिंह का यहाँ पर नाम सामने आएगा। शहरी क्षेत्र है, क्या वही रिफ्लेक्ट कर रहा है वोटिंग परसेंटेज में? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं है। और वहाँ के वोटर्स के मूड के हिसाब से भी अगर आप बात करें तो उसमें बहुत कंट्रास्ट लाइन वहाँ पे रहती है। जैसे जो माइनॉरिटी इलाका है, माइनॉरिटी वोटर्स हैं, उनकी लाइन सीधे सीधे क्लियर रहती है कि उनको कहाँ जाना है। दूसरी तरफ जहाँ पे बीजेपी का संघ का काम बहुत ज़्यादा रहा है, उनकी लाइन ऑलरेडी क्लियर रहती है। तो पिछले चुनाव से अगर इस बार के चुनाव की भी बात करें तो भोपाल में बहुत कोई आमूलचूल परिवर्तन वाला फैक्टर नज़र आ रहा हो, इस बार के चुनाव में ऐसा दिखा नहीं कि हाँ ये एक नयापन आ गया है जिसके चलते वोटर्स का मूड में स्विंग हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ वो नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो बीजेपी ने जो अपना फोकस रखा था वो ज़्यादा फोकस इस बात पर रखा था कि जहाँ जहाँ उनके कमज़ोर पॉकेट हैं उस पर सबसे पहले उन लोगों ने काम करना शुरू किया था। और ऐसा नहीं था कि जो कमज़ोर है उसको छोड़ के जो मजबूत है उस पर पहले काम करना शुरू किया, बल्कि जो कमज़ोर पॉकेट थे उस पर पहले काम किया है। बाहर से नेताओं को बुलाया गया, एक एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, तो उसका असर ज़रूर उसमें सकारात्मक तौर पर नज़र आ रहा है। उन कमज़ोर सीटों पर भी, उन कमज़ोर बूथों पर भी, सिर्फ सीट की बात नहीं थी बल्कि जिन जिन बूथों को कमज़ोर श्रेणी में रखा गया था नंबर्स के हिसाब से, वहाँ पर ज़्यादा बड़ी ताकत झोंकी गई है और उसके कुछ सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं बीजेपी के लिहाज से इस पॉकेट में भी। बिल्कुल, देखिए भोपाल संभाग में वोटिंग परसेंटेज अच्छी खासी हुई है। इसके अलावा हम बघेलखंड और बुंदेलखंड की अगर बात कर लें तो यहाँ पर क्या कहता है वोटिंग परसेंटेज, ये भी हम आपके सामने रख देते हैं। वोटर्स कितनी बड़ी संख्या में निकले हैं इन दोनों संभाग में, इसकी भी आगे हम चर्चा कर लेंगे। पहली बात बुंदेलखंड, जहाँ 26 सीटें हैं, वोटिंग परसेंटेज यहाँ भी अच्छा रहा है। 71.21% यहाँ पर वोट पड़े हैं, यानी अच्छी खासी संख्या में जो वोटर्स हैं अपने घरों से बाहर निकले हैं। यूपी से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 71.21% रहा है। 26 सीटें हैं, इन 26 सीटों पर कौन बाजी मार पाएगा? बीजेपी क्या कांग्रेस पर भारी पड़ पाएगी या कांग्रेस भारी पड़ जाएगी? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बघेलखंड का भी एक आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। बुंदेलखंड के बाद बात बघेलखंड की कर लेते हैं। यहाँ पर 30 सीटें हैं, वोटिंग परसेंटेज यहाँ का रहा है 68.44%, यानी बुंदेलखंड और बघेलखंड में भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा रहा है। बुंदेलखंड में 71 तो वही बघेलखंड में 68% वोट परसेंटेज रहा है। अनुराग, अगर इन दोनों रीजन की बात करें तो एक रीजन जो यूपी से लगा हुआ इलाका है बघेलखंड, जहां 68.44% वोटिंग परसेंटेज रहा है, यहां किन मुद्दों को लेकर वोटर्स अपने घरों से बाहर निकले, या कौन सा बड़ा मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा लोगों के बीच में?
देखिए, बघेलखंड में तकरीबन 30 सीटें आती हैं। बम्पर सफलता अगर बीजेपी को पिछले चुनाव में मिली थी, इसी बघेलखंड पॉकेट से मिली थी, जहां पर 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 6 सीटों पर कांग्रेस आई थी। यानी ये एक बड़ा तबका था, जो किसान का था, जो ग्रामीण इलाके का था। वो तमाम बातें कही जानी थी 2018 में कि कर्ज माफी के चलते हो सकता है परिवर्तन हो, मंदसौर गोलीकांड के चलते किसानों में नाराजगी हो, लेकिन कम से कम ये जो बघेलखंड है, जिसे विंध्य रीजन कहा जाता है, वहां पर इस तरीके का कोई असर नहीं दिखाई दिया। ओबीसी को 27% ओबीसी करने की बात को जरूर उठाया है, क्योंकि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग भी काफी है। लगातार रैलियों में कमलनाथ और राहुल गांधी ने भी कहा है ओबीसी का आरक्षण देंगे। इसके अलावा जो एक कांड हुआ था सीधी में, जिसमें एक दलित परिवार के साथ, दलित के साथ उनके ऊपर पेशाब की गई थी, जिसको काफ़ी भुनाया भी है। और उस सीट को जो न्यूट्रल करने के लिए, दलितों का जो आक्रोश था उसको न्यूट्रल करने के लिए सांसद को जो है वहाँ से मैदान में उतारा गया, लेकिन जो मौजूदा विधायक है केदारनाथ शुक्ला, उनकी नाराज़गी हो गई, जिसके चलते ब्राह्मण वोटर्स अलग कट गए। तो इस बार वोटर छिटका हुआ ज़रूर कुछ पॉकेट्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार जीतने के बाद उम्मीद थी कि वहाँ से उन्हें बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन सिर्फ वहां से गिरीश गौतम जो बीजेपी के विधायक थे उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया, लेकिन उस बेल्ट से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया, जिसके चलते नाराजगी थी। और छोटे इलाकों में अमूमन इस तरीके की बातें देखी जाती हैं कि हमने हमारे क्षेत्र से अगर प्रतिनिधित्व मिला है तो क्या वो भोपाल तक पहुंचा है विधानसभा में। तो नाराजगी बीजेपी के साथ इस पॉकेट में इस बार यह आश्चर्य की बात जरूर हो सकती है, क्योंकि 30 में से 24 सीटें बीजेपी की जीत कर लाई है। पर अगर थोड़ा टिल्ट दिखाई देगा वोटर्स का तो इस बार दिखाई देगा। मुद्दा इस बार हर बार की तरह कोई ऐसा खास नहीं है कि किसानों की नाराजगी थी या इसके साथ या किसी दलित अत्याचार था या महिलाओं के साथ उत्पीड़न थी। ऐसा कोई खास मुद्दा ऐसा नहीं रहा है। बीजेपी फिर वही लाडली बहना पर जो है वो पूरा लोकेट कर रही है अपने आप को कि लाडली बहना का बिल्कुल ओबीसी वोटर्स को रिझाने की बात आप अनुराग कर रहे हैं। समीर जी, ओबीसी को लेकर बात या आरक्षण को लेकर बात, जातिगत जनगणना को लेकर बात चुनाव में शुरुआती फेज में तो बड़ी चर्चाओं में रही थी, लेकिन क्या कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने में सफल हो पाई चुनावों में? मुझे लग रहा है राहुल गांधी ने जिस हिसाब से लगातार ओबीसी जिसके जितना हिस्सा उसकी इतनी भागीदारी की जो मांग की थी, उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ नहीं है। आप देखिए टोटल अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 82 सीट रिजर्व आती है, 47 आदिवासी के लिए आती है और 37 जो सीट है वो ओबीसी के लिए आरक्षित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस इस बार आदिवासी और ओबीसी सीटों पर फोकस कर दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था इस बार के लगातार राहुल गांधी के कहने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि जमीन पर सेंटिमेंट्स उनके फेवर में चले जाए और भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़े। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो कहते रहे कि भाई एक या ओबीसी जाति है वो गरीब की जाति है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने ओबीसी नेताओं को खासतौर से मध्य प्रदेश के ओबीसी क्षेत्रों में लगाया था बताने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी से आते हैं और ओबीसी के लिए केंद्र की सरकार और शिवराज सरकार लगातार काम कर रही है। शिवराज सिंह चौहान का भी बताया गया कि ओबीसी मुख्यमंत्री प्रदेश में बने हुए। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत अच्छे से फोकस किया हुआ है। इसी कारण 82 सीटें जो ओबीसी और आदिवासी के लिए आरक्षित है उसमें भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस इस मुद्दे को राहुल गांधी ने जरूर कहा, लेकिन कांग्रेस का जो संगठन है वो जमीनी स्तर पर इसको ले जाने में असफल रहा है। उसका नुकसान कांग्रेस को मुझे लग रहा है इस क्षेत्र में उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अब आइए अगले रीजन की बात कर लेते हैं जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है। पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था। कमलनाथ इसी रीजन से आते हैं, वो है महाकौशल। 38 सीटें हैं, 38 सीटों में वोटिंग फीसद कहता है 74.44% यहां पर वोटिंग हुई है। यानी सबसे ज्यादा अगर किसी रीजन में वोटिंग प्रतिशत रहा है तो वो महाकौशल रीजन है, जहां 38 सीटें हैं और इन 38 सीटों में से पिछली बार 24 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, 13 बीजेपी ने जीती थी और एक निर्दलीय के खाते में गई थी। इस महाकौशल रीजन को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। प्रहलाद पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया। नरसिंहपुर सीट से उन्हें विधायकी का चुनाव लड़वाया जा रहा है। क्या वो कोई कमाल कर पाएंगे महाकौशल में, ये भी बड़ा सवाल है। इसके बाद मालवा निमाड़ की अगर बात करें तो यहाँ 66 सीटें आती हैं। उन 66 सीटों पर अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करेंगे तो 73.15% यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहा है मालवा निमाड़ में। 66 सीटों का ये वोटिंग परसेंटेज मालवा निमाड़ के लिए। लेकिन हम महाकौशल की चर्चा कर रहे थे विजय लक्ष्मी, ये महाकौशल रीजन बीजेपी भी जीतने के लिए पूरी कोशिशें कर रही है। प्रहलाद पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या ये रीजन कांग्रेस फिर से इसे होल्ड बैक कर पाएगी? क्या पिछले बार वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं?
देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार वो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, और अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी करती है तो न सिर्फ उनको अपने पिछले एरियाज को होल्ड करना पड़ेगा, बल्कि कुछ और ऐसे एरियाज को भी जोड़ना पड़ेगा जो बीजेपी के पास थे। तो उसमें महाकौशल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और क्योंकि 7 सीटें इस महाकौशल के रीजन में जो है वो छिंदवाड़ा की भी हैं, जहां से कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं, सुपर कॉन्फिडेंट है। पिछली बार भी 2018 के चुनाव में छिंदवाड़ा की सातों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के जो है उम्मीदवार वो जीते थे। और इस बार भी कांग्रेस को उम्मीद है कि महाकौशल के रीजन में कांग्रेस की टैली जो है वो घटेगी नहीं। कांग्रेस की टैली में जो है कुछ एडिशन ही वहां पर होने जा रहा है, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। बिल्कुल, देखिए विजय लक्ष्मी, अब कांग्रेस की उम्मीदें यह है कि पिछली बार का प्रदर्शन वो दोहराएगी, लेकिन देवेंद्र, जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, क्या वो कोशिश रंग लेकर आएगी? क्या प्रहलाद पटेल वो चेहरा साबित हो सकते हैं जो टक्कर दे सकते हैं कमलनाथ को, और जो बाजी उनके हाथ से छूटी थी पिछले चुनावों में, वो बाजी फिर से वापस आ सकती है? और पिछले चुनाव की बात करें तो जिस प्रकार से जब बीजेपी की हार हुई तो सबसे ज़्यादा चर्चा होती थी प्राची कि ग्वालियर चंबल में क्योंकि बीजेपी ने बहुत खराब किया इसलिए बीजेपी की हार हुई। लेकिन हकीकत आप देखें तो ग्वालियर चंबल के साथ उससे ज़्यादा बड़ा फैक्टर था महाकौशल वाला। उसकी चर्चा उतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ पर बीजेपी की स्थिति ज़्यादा खराब थी। और उस लिहाज से प्रहलाद पटेल, जो कि ग्राउंड पे बहुत काम करने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच उनका इक्वेशन बहुत ही अच्छा रहा है। और उनको उतारने के पीछे मकसद ही यही था कि एक मैसेज दिया जाए उस पॉकेट में कि मुख्यमंत्री ये हो सकते हैं, क्योंकि प्रोफाइल बड़ा है। हम सभी जानते हैं कि कितनी बार के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, वाजपेयी जी की सरकार में भी मंत्री थे। तो इस प्रोफाइल के आधार पर अगर विधानसभा लड़ाया जा रहा है तो भले ही सार्वजनिक तौर पर इस बात को कहा नहीं कहा गया, लेकिन ग्राउंड पे मैसेजिंग दे दिया गया कि संभव है कि प्रहलाद पटेल भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ताकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक, वोटर्स, उनके अंदर ये मैसेज आए कि हमारे बीच का एक मुख्यमंत्री होगा। और सिर्फ अपनी विधानसभा सीट नहीं बल्कि लगभग महाकौशल के अलावा आसपास की भी लगभग 100 सीटों का चयन किया गया था। और अपने क्षेत्र में तो बहुत कम गए, लगातार इन सारी सीटों पर ही उनसे कैंपेन कराया गया था। और पार्टी मानकर चल रही है कि उसका अच्छा फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि हार्डकोर ओबीसी लीडर हैं, बहुत आक्रामक तरीके से कार्यकर्ताओं के समर्थन में आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और उनके पीछे कार्यकर्ता उस हिसाब से खड़े भी रहते हैं। अपनी सीट को लेकर तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। अनुराग, लेकिन जब हम महाकौशल की बात करेंगे तो कांग्रेस की बदली हुई लाइन की भी चर्चा करनी पड़ेगी, जिसका संदेश महाकौशल से ही दिया गया, छिंदवाड़ा से ही दिया गया कमलनाथ की तरफ से, और वो है हिंदुत्व को लेकर मुखरता। जो संदेश दिया कमलनाथ ने वो काम कर पाएगा? निश्चित तौर पर बहुत सही बात कही। जो संदेश कर्नाटक में मिली जीत के बाद, चूंकि बजरंगबली विवाद के बाद जिस तरीके से जीत मिली थी, कांग्रेस ने अपना पूरा नैरेटिव मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चेंज किया, तमाम कांग्रेस के जो कद्दावर नेता थे, ऐतराज भी उठाया पूरे देश भर में कि कांग्रेस सेक्युलरिज्म से अपना पल्ला कहीं और ले जा रही है। उसकी शुरुआत प्रियंका गांधी ने सबसे पहले अगर देखा जाए तो जबलपुर से की। जब वो चुनावी रण की रणभेरी बजाने आई तो उनके स्वागत के लिए पूरे जबलपुर में बड़ी हनुमान गदाओं का इस्तेमाल किया, गदाएं लगाई गई। नर्मदा में उन्होंने इस पूजन किया, आरती की, उसके बाद चुनावी रणभेरी इसके हुंकार भरी। दूसरा फैक्टर सबसे यहीं से हिंदुत्व की जो लाइन शुरू की कमलनाथ ने, इतर अपने केंद्रीय नेतृत्व के, वो सीधे उन्होंने पूरे प्रदेश के कार्यालयों में जय श्री राम के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करवाना शुरू किया। भगवत गीता की बड़ी बड़ी कथाएं होने लगी। बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया गया कांग्रेस के तमाम जिला कार्यालयों में कि आपको बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ करना है। नैरेटिव सेट कर दिया सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की ओर। सबसे बड़ी बात, जय श्री राम के नारे दिखाई देने लगे और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर की कथा कराई। और जिस वक्त बाबा बागेश्वर की कथा कराई, बाबा बागेश्वर उसी सार्वजनिक मंच से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहे। और मंच पर न केवल कमलनाथ दिखाई दिए बल्कि नकुलनाथ भी दिखाई गए, जिस पर ऐतराज किया पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, राज्यपाल रह चुके अजीज कुरैशी जी ने कि अगर ये कांग्रेस है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यहीं कमलनाथ नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा की, जो हिंदुत्व की अपनी एक जो पताका लेकर चलते हैं, वो भी उनको भी मंच पर बुलाया। देखिए, बीजेपी की पिच पर आकर खेलने की कोशिश कमलनाथ ने की है। अब वो कितने चौके छक्के लगा पाते हैं ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में आखिर किस तरीके का चुनाव रहा है। छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी चुनाव से एन पहले लेकर आई, महादेव ऐप का मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, उसने कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया है और कितना फायदा बीजेपी को पहुंचाया है।